नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 51, जिसका नाम है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज़। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स हैं किसी फर्म के, जब वो थर्ड पार्टी से डील करते हैं तो उनके अथॉरिटीज़ क्या होती हैं और कब कब वो फर्म को लायबल बना सकते हैं, कौन कौन से एक्शंस से, और कहाँ कहाँ उनकी जो लायबिलिटीज़ होंगी वो उनकी पर्सनल लायबिलिटी होंगी। तो उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, उनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं पार्टनर्स की, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, पार्टनर जो होते हैं वो एजेंट के फर्म की तरह काम करते हैं और अपने किसी भी एक्ट के द्वारा वो फर्म को लायबल बना सकते हैं अगर वो एक्ट जो उन्होंने किया है वो फर्म के नाम से किया होना चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया होना चाहिए। तो अगर कोई एक्शन कोई पार्टनर करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और फर्म के नाम से, तो पार्टनर जो है वो पूरी फर्म को लायबल बना सकता है। और ये जो अथॉरिटी पार्टनर को मिली है जिससे वो पूरी फर्म को लायबल बना सकता है, उस अथॉरिटी को हम इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। कोई भी पार्टनर जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है अपने पर्सनल नाम से, तो उस केस में उसकी जो लायबिलिटी होती है वो केवल उसकी पर्सनल लायबिलिटी होती है, वहाँ पे कलेक्टिव लायबिलिटी फर्म की नहीं बनती है। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ फर्म जो होती है, जहाँ पर वो कोई पार्टनर जो है वो पूरी फर्म को लायबल बना देता है, उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे वही इम्प्लाइड अथॉरिटी जो है उसको एम्पावर नहीं करती है। वो हैं कि सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। तो पार्टनर को ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसी कोई भी डिस्प्यूट अगर चल रहा है फर्म का किसी थर्ड पार्टी से, तो उस डिस्प्यूट को वो सिंगल हैंडेडली अपने आप मर्जी से उसको आर्बिट्रेशन में भेज दें, यानी कि सेटलमेंट उससे कर ले। तो ये जो है अथॉरिटी नहीं है उसको। साथ ही पार्टनर को अकेले ये भी अथॉरिटी नहीं है कि वो फर्म के अपने फर्म का अकाउंट खोल ले इन हिज ओन नेम, फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से अकाउंट खोल ले, तो ये अथॉरिटी भी पार्टनर को नहीं है। कंप्रोमाइज़ और रिलिंक्विश यानी एनी क्लेम बाय द फर्म, तो उस फर्म ने अगर कोई क्लेम किया हुआ है किसी थर्ड पार्टी पे, तो उसको कंप्रोमाइज़ कर ले उसमें, या फिर उसको क्लेम को गिव अप कर दे, रिलिंक्विश कर दे, तो ये अथॉरिटी भी पार्टनर को, इंडिविजुअल पार्टनर को नहीं मिली होती है। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और फर्म के बिहाफ पे अगर कोई सूट फाइल किया गया है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है कहीं कोर्ट में, तो उसको वो विड्रॉ कर ले, ये अथॉरिटी भी फर्म के इंडिविजुअल पार्टनर को नहीं मिली होती है। एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, तो फर्म के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी या सूट जो है, अगर लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना, वो भी जो है इंडिविजुअल पार्टनर के परव्यू में नहीं है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पे, साथ ही ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि फ़र्म के नाम में है, फ़र्म को बिलोंग करती है, उसको किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। साथ ही पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो इंडिविजुअल पार्टनर ये सारे काम नहीं कर सकता, एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो है उसको एम्पावर नहीं करती है। जो पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स अगर मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ में किसी एक पार्टनर को की जो एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ हैं उनको बढ़ा सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर पार्टनर्स चाहें तो किसी एक अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी एक पार्टनर की अथॉरिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं कि हम आपको इस एक्ट के लिए ऑथराइज़ कर रहे हैं, तो उस केस में वो जो पार्टनर जो एक्ट करेगा वो सबके बिहाफ पे माना जाएगा। साथ ही इसका जो उल्टा है वो भी हो सकता है, यानी कि सारे पार्टनर्स मिलके किसी एक पार्टनर की अगर अथॉरिटी जो है वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी काम करने को, तो वो भी हो सकता है। जो भी पावर्स हों किसी पार्टनर की, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उस केस में पार्टनर को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो सारे काम करे, वो सारे काम करे ताकि वो अपनी फर्म को
लॉस से बचा सके, नुकसान से बचाने की कोशिश करे, जैसे कि कोई और पर्सन होता जो अपनी ऑर्डिनरी प्रूडेंस में, यानी कि उस सिचुएशन में एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति जो डिसीजन लेता, तो उस तरह से डिसीजन पार्टनर ले सकता है अपनी फर्म को नुकसान से बचाने के लिए। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में पार्टनर को ये छूट मिली हुई है। और फर्म को बाइंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो पार्टनर जो है जो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो फर्म के नाम पे होनी चाहिए। साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं वो फर्म के नाम पे होना चाहिए। और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, या तो वो एक्सप्रेसिवली मैंशनड हो फर्म के नाम कॉन्ट्रैक्ट में और डॉक्यूमेंट्स में, या फिर इम्प्लाइड हो कि अगर एक्सप्रेस नहीं है, लिखा भी नहीं है ब्लैक एंड वाइट में, बट ये ऐसा इम्प्लाइड है, ऐसा इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है। उसका मतलब यही निकल रहा है कि फर्म ही उसको ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। तो अगर ऐसा केस होता है, उस केस में ही जो फर्म है वो बाइंड हो सकती है। Every partner is liable jointly with all other partners and also severally for all act of the firm while he is a partner. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों ये, अगर जो भी पार्टनर्स हैं उसमें, और फर्म कोई भी काम करती है जो फर्म के नाम से होता है, उनमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी लायबल होंगे, सीवियरली लायबल होंगे, जॉइंटली लायबल होंगे, सीवियरली लायबल होंगे, जो भी एक्ट फर्म के द्वारा किए जा रहे हैं जब तक कि वो उस फर्म में पार्टनर हैं। इफ़ अ पार्टनर commits some wrongful act or omits doing of something in ordinary course of business of firm, तो कोई पार्टनर जो है अगर कुछ गलती कर देता है, या तो कोई गलत काम करता है या फिर कोई सही काम जो उसे करना था वो नहीं करता है, दोनों ही केस में। और ये कब होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ऐसा होता है तो उस केस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म विद और विदाउट अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर, चाहे अदर पार्टनर की अथॉरिटी हो या नहीं हो, एंड कंसिक्वेंटली सम लॉस इज कॉज टू द थर्ड पार्टी, द फर्म इज लाइबल देयर ऑफ टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। तो साथियों इसको समझते हैं, अगर कोई पर्सन है यानी कि जो पार्टनर है फर्म का, वो कुछ रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई गलत काम कर देता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा सही काम जो उसे करना चाहिए था उसको नहीं करता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था उसी कोर्स में, चाहे उसने दूसरे पार्टनर्स की अथॉरिटी उसमें हो या नहीं हो। और इन कामों की वजह से, या तो गलत काम करने की वजह से, या जो सही काम होना था वो नहीं हुआ उसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को अगर लॉस हो जाता है, तो फर्म जो है वो लायबल होगी उतने ही एक्सटेंट से जितना कि वो पर्टिकुलर पार्टनर लायबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। फर्म जो है वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगी कि उसको जो भी मनी का लॉस हुआ है या प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, अगर कि जो फंड जो हैं वो रिसीव किए गए हैं, क्लियर और ऑब्वियस अथॉरिटी है कि इसमें अथॉरिटी जो मिली हुई है, लेकिन उन फंड्स का प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ है, उनको मिस अप्लाइड किया गया है। या फिर दूसरा केस है कि उन फंड्स को नॉर्मल कोर्स बिजनेस में आया गया था और फर्म ने ही उसको रिसीव किया है। अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई साथियों, चाहे तो पार्टनर रिसीव करे या फिर फर्म रिसीव करे, दोनों ही केस में अगर उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है तो दोनों ही केस में जो लायबिलिटी होगी वो फर्म की होगी। पार्टनर्स की तो होगी ही होगी, फर्म की भी लायबिलिटी होगी। एक कॉन्सेप्ट आता है होल्डिंग आउट का। होल्डिंग आउट साथियों क्या होता है? व्हेन अ पर्सन हु इज़ नॉट एट ऑल पार्टनर इन द फर्म ईदर रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm, and as a result of this he induces others to give credit to the firm, he is known as partner holding out। तो कोई ऐसा पर्सन है जो किसी फर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन
वो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को किसी थर्ड पर्सन के सामने, यानी क्रेडिटर के सामने पर्टिकुलरली कहा जाए, कि जैसे कि वो उस फर्म का पार्टनर हो, वो अपने आप को उस फर्म का पार्टनर दर्शाता है, या फिर कोई और पर्सन उसको रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर, उसको पार्टनर बताता है, दर्शाता है, लेकिन वो उसका अपोज नहीं करता, जबकि उसकी नॉलेज में होता है कि मुझे पार्टनर इस फर्म का बताया जा रहा है, लेकिन वो उसको डिनाई नहीं करता। तो इन दोनों ही केस में अगर वो थर्ड पर्सन जिसके सामने ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो अगर क्रेडिटर है, यानी कि वो अगर क्रेडिट दे देता है फर्म को उस पर्सन पे भरोसा करके, उसको देख के, तो उस केस में जो है उस पर्सन को माना जाता है पार्टनर होल्डिंग आउट, यानी कि उसको हम पार्टनर होल्डिंग आउट कहते हैं। एक्चुअल पार्टनर वो नहीं है, बट उसके लिए टर्म जो है पार्टनर होल्डिंग आउट कहा गया है। और ये इस तरह का कोई पर्सन अगर होगा तो वो पर्सनली और इंडिविजुअली लायबल होगा जो भी डेप्ट हैं फर्म को दिए गए हैं। जैसे कि वो अगर पार्टनर एक्चुअली में पार्टनर होता तब भी जो जैसे लायबल होता वैसे ही वो लायबल हो जाएगा। यानी कि वो पार्टनर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने क्रेडिटर के सामने अपने आप को पार्टनर दर्शाया, या जब उसको पार्टनर बताया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था, तब उसने उस चीज़ में ऑब्जेक्शन नहीं किया जबकि उसकी नॉलेज में था, तो उस केस में वो पर्सन पार्टनर होल्डिंग आउट हो जाएगा। और अगर उसके देख के क्रेडिटर ने क्रेडिट दे दिया है उस पर भरोसा करके, तो फिर उसकी लायबिलिटी पार्टनर्स की बराबर ही हो जाएगी, पार्टनर्स के जैसे ही वो ट्रीट किया जाएगा। राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। कोई पार्टनर है, अगर वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और के नाम पे, वो चाहता है कि मैं अब इसमें पार्टनर ना रहूं, मेरी जगह कोई मिस्टर किसी और को रिप्रेजेंट कर देता है, मिस्टर ए बी सी किसी को भी कह देता है कि अब मेरी जगह ये पार्टनर होंगे इस फर्म में, तो जो पार्टनर उसमें इंड्यूस किया जाएगा, अपने बदले में जिसको वो इंड्यूस करेगा, ऐड करेगा, उस पार्टनर को अथॉरिटी नहीं होगी कि वो फर्म के जो बिज़नेस है उसमें इंटरफेयर करे, उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। केवल उसको ये अधिकार होगा कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे और जो प्रॉफिट उनमें एग्री हुए हैं जिस तरह से बंटने हैं, उस पार्टनर का जो हिस्सा होगा वो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो बाद में दूसरा जो ऐड हुआ है वो उस प्रॉफिट में अपना शेयर ले सकता है, लेकिन वो उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि फर्म के वो नॉर्मल जो बिज़नेस चल रहा है उसमें इंटरफेयर करे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।